बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था हार्डी-सुलजे का नियम। अब उसके बाद आ जाते हैं हम विद्युत अपघट्ट के उर्वलन मान। विद्युत अपघट्ट का उर्वलन मान या विद्युत अपघट्ट का स्कंदन मान। तो किसी विद्युत अपघट्ट का उर्वलन मान क्या चीज़ है? किसी साल का स्कंदन। अभी हमने देखा कि किसी साल में अगर हम विद्युत अपघट्ट मिला दें तो उसका स्कंदन हो जाता है। उसी से रिलेटेड ये भी है। किसी साल का स्कंदन करने के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्ट की न्यूनतम सांद्रता। किसी साल का स्कंदन करने के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्ट की न्यूनतम सांद्रता, वो सांद्रता काहे में होगी? मिलीमोल प्रति लीटर में। तो किसी साल का स्कंदन करने के लिए आवश्यक विद्युत अपघट्ट की न्यूनतम सांद्रता मिलीमोल प्रति लीटर ही क्या कहलाती है? विद्युत अपघट्ट का उर्वलन मान या स्कंदन मान कहलाती है। अब किसी विद्युत अपघट्ट का उर्वलन मान जितना कम होगा उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। फिर यहाँ पर एक बात आ जाती है द्रव्यस्नेही कोलाइड का स्कंदन। द्रव्यस्नेही कोलाइड का स्कंदन आप समझ लेना, बहुत ही आसान है इसको। फिर है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोलाइडों का रक्षण। कोलाइडों का रक्षण किस तरह से होता है? जब द्रवरोधी साल में द्रव्यस्नेही साल मिलाया जाता है तो द्रव्यस्नेही साल द्रवरोधी साल के चारों तरफ एक परत बना लेता है, जिससे द्रवरोधी साल विद्युत अपघट्ट के प्रभाव से बच जाता है और द्रवरोधी साल का स्कंदन नहीं होता है। ठीक है, तो जब द्रवरोधी साल में द्रव्यस्नेही साल मिलाया जाता है तो वो द्रवस्नेही साल द्रवरोधी साल के चारों तरफ एक परत बना लेता है, जिससे विद्युत अपघट्ट के द्वारा उसका स्कंदन नहीं होता है। ठीक है, तो द्रव्यस्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रवरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्ट के द्वारा स्कंदन रुक जाना ही रक्षण कहलाता है। और द्रव्यस्नेही कोलाइड जो द्रवरोधी कोलाइड को स्कंदित करते में रक्षा करता है, रक्षी कोलाइड कहलाता है। ठीक है, तो द्रव्यस्नेही कोलाइड की उपस्थिति में द्रवरोधी कोलाइड का विद्युत अपघट्ट द्वारा स्कंदन रुक जाता है, यही क्या कहलाता है? रक्षण कहलाता है। और वह द्रव्यस्नेही कोलाइड जिसने द्रवरोधी कोलाइड की स्कंदित होने से रक्षा की, उसे हम बोलते हैं रक्षी कोलाइड। अच्छा, अब यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहे हैं गोल्ड सॉल। गोल्ड सॉल द्रवरोधी कोलाइड है। जब इसमें विद्युत अपघट्ट की थोड़ी सी मात्रा हम डालते हैं तो उसका स्कंदन हो जाता है, गोल्ड सॉल का स्कंदन हो जाता है। लेकिन यदि इसमें हम जिलेटिन जो एक द्रव्यस्नेही कोलाइड है वो मिला देते हैं, द्रव्यस्नेही कोलाइड मिला देते हैं, तो क्या होता है कि विद्युत अपघट्ट की उतनी ही मात्रा से द्रवरोधी कोलाइड का स्कंदन नहीं होता है। यहाँ पर जिलेटिन रक्षी कोलाइड है। यहाँ पर जिलेटिन जो है द्रव्यस्नेही कोलाइड जिलेटिन वो रक्षी कोलाइड है, और गोल्ड सॉल क्या है? रक्षित कोलाइड है। जिसने रक्षा की वो रक्षी कोलाइड, और जिसकी रक्षा हुई, गोल्ड सॉल की रक्षा हुई, वो क्या है? रक्षित कोलाइड है। अब स्वर्णांक क्या है? स्वर्ण संख्या, गोल्ड नंबर, ये क्या चीज है? द्रव्यस्नेही कोलाइड की रक्षी क्रिया स्वर्णांक में व्यक्त की जाती है। तो हमने बताया था कि जब किसी द्रवरोधी कोलाइड में हम विद्युत अपघट्ट डालते हैं तो द्रवरोधी कोलाइड का स्कंदन हो जाता है। लेकिन अगर उसमें हम द्रव्यस्नेही कोलाइड डाल दें तो उतनी ही विद्युत अपघट्ट की उतनी ही मात्रा से होने वाला स्कंदन नहीं हो पाता है। तो द्रव्यस्नेही कोलाइड जो है उसकी मात्रा के लिए, उसकी मात्रा को निर्धारित करने के लिए, उसकी मात्रा को प्रदर्शित करने के लिए गोल्ड नंबर दिया गया है। अब ये गोल्ड नंबर क्या चीज है? किसी द्रव्यस्नेही कोलाइड का स्वर्णांक उसकी मिलीग्राम में, काहे में? इसकी मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा है जिसकी उपस्थिति में 10 ml मानक गोल्ड साल में 10% NaCl का 1 ml डालने पर साल का स्कंदन रुक जाता है। जैसे मान लेते हैं हम कि कोई कोलाइडी विलयन है, द्रवरोधी कोलाइड है, और उसमें हमने 10% NaCl का विलयन डाला, तो वो क्या हो जाएगा? उसका स्कंदन हो जाएगा। लेकिन अब हम मान लेते हैं कि उसमें हमने थोड़ी सी क्या डाल दिया? द्रव्यस्नेही कोलाइड डाल दिया। और द्रव्यस्नेही कोलाइड की वो मात्रा कैसी होनी चाहिए? न्यूनतम मात्रा होनी चाहिए। द्रव्यस्नेही कोलाइड की और न्यूनतम मात्रा
जो 10 ml मानक गोल्ड साल्ट के 10% NaCl से होने वाले स्कंदन को रोक दे। ठीक है, तो किसी द्रव स्नेही कोलाइड का स्वर्णांक क्या है, उसकी मिलीग्राम में वह न्यूनतम मात्रा है, वह न्यूनतम भार है जिसकी उपस्थिति में 10 ml मानक गोल्ड साल में 10% NaCl विलयन का 1 ml डालने पर साल का स्कंदन रुक जाता है। ठीक है, तो ये गोल्ड नंबर हो गया। किसी रच्छी कोलाइड की स्वर्ण संख्या जितनी कम होगी उसकी रक्षण क्षमता उतनी ही अधिक होगी। जैसे जिलेटिन की देख लो, द्रव स्नेही कोलाइड, इसका स्वर्णांक कितना है 0.005 से 0.01, हीमोग्लोबिन का 0.03, अंडे की एल्ब्यूमिन का 0.10, गोंद का 0.15 से 0.25, स्टार्च का 25। तो जो जिलेटिन की स्वर्ण संख्या सबसे कम है तो यह एक बहुत ही अच्छा रच्छी कोलाइड है, जबकि स्टार्च की जो स्वर्ण संख्या है वो बहुत ज्यादा है, तो ये एक अच्छा रच्छी कोलाइड नहीं है। बच्चों, जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है पायस, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं इमल्सन। पायस द्रव कोलाइडी तंत्र है, मतलब परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम दोनों द्रव होंगे इस केस में, पायस के केस में। मतलब एक द्रव की सूक्ष्म बूंदें दूसरे द्रव में परिक्षिप्त होती हैं। यदि दो अमिश्रित द्रवों को मिलाकर हल्का हिलाया जाए तो एक द्रव दूसरे द्रव में परिक्षिप्त होता है, जिसे पायस कहते हैं। सामान्यतः दोनों में से एक द्रव जल होता है, या दो प्रकार के होते हैं। जल में जल का परिक्षेपण O/W प्रकार के, और दूसरे होते हैं तेल में जल का परिक्षेपण W/O प्रकार के। O/W प्रकार में जल परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है, जैसे दूध तथा बेसिंग क्रीम। दूध में द्रव वसा जल में परिक्षिप्त होती है। W/O प्रकार में तेल परिक्षेपण माध्यम का कार्य करता है, जैसे मक्खन तथा क्रीम। पायस के स्थायीकरण के लिए जो पदार्थ प्रयोग किए जाते हैं उनको हम पायसी कारक कहते हैं। O/W के लिए प्रमुख पायसी कारक जैसे प्रोटीन, गोंद संश्लेषित साबुन है। W/O पायस के लिए प्रमुख पायसी कारक पदार्थ भारी धातुओं के वसा, अम्लों के लवण, लंबी श्रृंखला वाले अल्कोहल, लाइम ब्लैंक आदि हैं। अब एक और टॉपिक है, इसमें है कोलाइडों के अनुप्रयोग। दैनिक जीवन के अधिकांश पदार्थ कोलाइड हैं। कोलाइडों के अनुप्रयोगों को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर 1 प्राकृतिक अनुप्रयोग, दूसरा है तकनीकी अनुप्रयोग। अब इसमें पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक अनुप्रयोग की। पहला है आसमान का नीला रंग। कोलाइडी कण नीले प्रकाश से अधिक प्रज्वलित करते हैं। वायु में धूल के कण उपस्थित होते हैं, जिसके कारण आसमान नीले रंग का दिखाई देता है। तो आसमान का नीला रंग, समुद्र का नीला रंग, ये सब किस वजह से होता है? कोलाइड की वजह से। दूसरा है धुंध, कोहरा तथा बरसात। जब धूल के कण मुक्त वायु ठंडी होती है तो वायु में उपस्थित नमी ठंडी होकर महीन बूंदें बना लेती हैं। ये महीन बूंदें धूल के कणों पर चढ़कर एकत्रित हो जाती हैं और धुंध और कोहरे का निर्माण करती हैं। बादल एरोसॉल होते हैं, जिसमें जल की बूंदें वायु में समाई होती हैं। ऊपरी पर्यावरण में संघनन के कारण जल की बूंदें बड़ी हो जाती हैं और वो बारिश के रूप में गिर जाते हैं। इसी तरीके से खाद्य सामग्री, दूध, मक्खन, हलवा, आइसक्रीम, फलों का रस, ये सभी कोलाइड के एग्जाम्पल हैं। चौथा है रक्त एल्ब्यूनाइट का कोलाइड विलयन है। फिटकरी तथा FeCl3 के द्वारा स्कंदन हो जाता है, जिससे रक्त बहना रुक जाता है। डेल्टा का निर्माण, नदी का जल मिट्टी का कोलाइडी विलयन है। समुद्र जल में भारी मात्रा में विद्युत अपघट्य होते हैं। जब नदी का जल समुद्री जल से मिलता है तो समुद्री जल में उपस्थित विद्युत अपघट्य मिट्टी को स्कंदित कर देती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। अब तकनीकी प्रयोग में धुएं का विद्युत अवक्षेपण। धुएं के विद्युत अवक्षेपण में भी इसी का प्रयोग किया जाता है और धुएं के जो जहरीले अवशेष, उसमें धुएं में जो ठोस पार्टिकल्स होते हैं उनको अवक्षेपित कर दिया जाता है। फिर इसी तरीके से पेयजल का शुद्धिकरण, औषधि, टैनिंग, औद्योगिक उत्पाद, ये सब जो है कोलाइडी विलयन के, कोलाइडल स्टेट के, कोलाइड्स के ये सब अनुप्रयोग हैं, एप्लीकेशंस हैं।